निखिल एंड यू गाइस आर वाचिंग आपका अपना फेवरेट शो सिटी ट्रेंड ओनली ऑन हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। एंड अगर हम बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक हर किसी के लाइफ में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग म्यूज़िक होता है। इवन माना जाता है इंडिया में कोई भी फंक्शन अधूरा है बिना म्यूज़िक के। हर सिचुएशन पे में म्यूज़िक लगता है। इवन शादियाँ जो होती है, कहा जाता है संपूर्ण नहीं हो पाएगी अगर म्यूज़िक नहीं होगा। बॉलीवुड मूवी देख लें, बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लें, तो विदाउट म्यूज़िक सब अधूरा है। और हम हमेशा म्यूज़िक सुनते हैं, हमारे जॉनर के हिसाब से म्यूज़िक सुनते हैं, लेकिन हम नहीं सोच पाते कि उसके पीछे कितनी मेहनत है। म्यूज़िक कंपोज़र कितनी मेहनत करते हैं, प्रोड्यूसर कितनी मेहनत करते हैं, सिंगर्स की कितनी मेहनत होती है, तब जाकर वो एक कंप्लीट पैकेज हमारे पास पहुंचता है। तो आज मेरे साथ वही म्यूज़िक प्रोड्यूसर सर हैं एंड मैम है। तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले सर यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि म्यूज़िक हर किसी के लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप म्यूज़िक कंपोज करते हैं, पब्लिक तक पोर्ट्रे करते हैं, तो म्यूज़िक आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? वह जैसा आपने कहा कि म्यूज़िक के बगैर दुनिया है ही नहीं। बिल्कुल। संगीत जो है आत्मा है इस दुनिया में। अगर आपके कान बंद हो जाएं तो आप सोचें आपको कैसा लगेगा अगर आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है और आप जो कुछ सुन रहे हैं और जो कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो संगीत है। बिल्कुल सही बात है। मैम आप क्या कहते हैं? मैं कहती हूँ कि म्यूज़िक इज़ लाइफ, ओके। हमारे लिए भी एंड सब लोगों के लिए, क्योंकि हर जगह पर रिदम म्यूज़िक का ही खेल है। बिल्कुल सही है। हर जॉनर का अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं, हर जॉनर के हिसाब से म्यूज़िक बना रहता है। सर आपको कब लगा था, बिकॉज म्यूज़िक जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया, हर कोई सुनता है, लेकिन हर कोई ये नहीं सोच पाता कि कंपोज करूँ मैं म्यूज़िक। सिंगर आई थिंक हर कोई सोचता है सॉन्ग सुन के कि मैं एक सिंगर हूँ, बट कंपोजिशन एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। म्यूज़िक जो देना वो बहुत एक बड़ी चीज़ हो जाती है। आपने कब सोचा था कि मैं म्यूज़िक कंपोज करता हूँ? देखिए बेसिकली मेरी मान्यता ये है कि हर आदमी के अंदर एक कलाकार होता है और नेचुरली में अगर आप देखें तो आप शायद खुद भी और जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से अधिकतर तो बाथरूम सिंगर्स तो होते ही हैं, गुनगुनाते हैं। और हम फील खुद यही करते हैं कि जब हम उदास होते हैं तब हम कौन से गाने सुन रहे हैं, जब हम खुश होते हैं तो हम क्या सुन रहे हैं। और यहीं से अगर ये फीलिंग्स आपके अंदर आ जाती है और आप समझने लगते हैं कि हमें कौन सा म्यूज़िक किस सीन के हिसाब से करना है क्रिएट, तो आप कंपोजिशंस कर सकते हैं। और बेसिकली मैं जैसे पहले सिंथ प्ले करता था, उसके बाद में कुछ एक सॉन्ग्स वगैरह मैंने कंपोज करे, लिखे हुए दोस्तों के, खुद के। लोगों ने वाह वाह करी तो लगा कि हाँ ठीक है हम भी कंपोज कर सकते हैं। और उसके बाद मैं सीखा इस चीज़ को अच्छे से, गुरुओं से सीखा अपने और आ गए इस फील्ड में। जैसा कि कहा जाता है कि आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी एक ही चीज़ होती है कि अगर उन्हें तारीफ़ें मिले तो वो हर जगह से खुश होते हैं। चाहे कहा जाता है कि आर्टिस्ट कमाए ना कमाए, अगर उसे तारीफ़ मिल रही है ना, तो उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी सक्सेस चल रही है। तो सर ये इंडस्ट्री में जब आए थे तो काफ़ी ज़्यादा होता है कि कई लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। आपने कहा कि आपको तारीफ़ें भी मिली, तो लोगों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपकी कंपोजिशन बढ़ने लगी, आगे आपने जब सॉन्ग्स रिलीज़ किए? आपने क्या ओपिनियन रखा था आपने जब सॉन्ग कंपोज करते हैं, तो एक माइंडसेट क्या रहता है कि पब्लिक तक, व्यूअर्स तक आपको क्या पहुंचाना है? देखिए ये जोन थोड़ा सा भी बटा हुआ है। अगर आप मूवी देख रहे हैं, अगर आप सीरियल्स देख रहे हैं, अगर आप, और आजकल तो चूँकि यूट्यूब्स वगैरह सारी चीज़ हो चुकी है तो सबका एक सेगमेंट अलग हो चुका है कि हम एक एल्बम सुन रहे हैं या हम किसी मूवी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा फील उस चीज़ के हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि हमें उस चीज़ के हिसाब से क्या म्यूज़िक देना। अगर रोमांटिक सीन है तो हमें रोमांटिक सॉन्ग्स कंपोज करना पड़ता है ना। तो ये चीज़ उसके ऊपर वेरी करती है। रही बात पर्सनल पे, तो हम लोग तो सॉफ्ट का, मतलब मेरा पर्सनल तो जो है सॉफ्ट, मुझे बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद है, तो मैं मैक्सिमम सॉफ्ट के ऊपर ही वर्क करता हूँ। एंड मैम आपका पर्सनल फेवरेट म्यूज़िक कौन सा है? जॉनर आपको कौन सा पसंद है? मुझे एक्चुअली गज़ल्स बहुत पसंद है, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं मुझे सुकून देती है। एंड देन अगेन सॉफ्ट म्यूज़िक एंड रोमांटिक म्यूज़िक। सॉफ्ट म्यूज़िक एंड रोमांटिक म्यूज़िक। सर जब भी आपने स्टार्ट किया, जैसा कि अभी आपने बहुत सारे बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, तो आर्टिस्ट जब फ्री होता है, लाइक जब आप खुद की कंपोजिशन करते हैं, खुद के लिए कोई सॉन्ग डेवलप करते हैं, तो आई थिंक कोई बाउंड्री नहीं होती, एक फ्रीडमनेस होती है। बट यही अगर आप किसी और के लिए वर्क करते हैं, जब आप बॉलीवुड के लिए आपने जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, तो आई थिंक वो कुछ बाउंडेशंस देते होंगे, या वो एक सीन क्रिएट करके देते होंगे कि आप इस सीन के हिसाब से हमें सॉन्ग लिरिक्स जो है और जो सॉन्ग की कंपोजिशन है इस हिसाब से होनी चाहिए। तो आपको कितना डिफरेंस लगता है कि जब आप पर्सनली फ्रीडमनेस से जो काम करते हैं, जो आप किसी दूसरे आर्टिस्ट के लिए करते हैं, तो विच इज़ मच बेटर? देखिए फ्रीनेस जो होती है ना, जैसा आप बोल रहे हो ना कि एक बाउंडेशन बना करके दी जाती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा होता नहीं है। बाउंडेशंस हमें ही बनाना पड़ती है। जब एक सिनेरियो हमें दिया जाता है, पहाड़ है, चिड़िया उड़ रही हैं
और हवा चल रही है, तो नेचुरल है कि सबके दिमाग में एक ही मधुर सा संगीत गूंजता है। एक आम आदमी उस चीज़ को क्या सोचेगा, एक जिसको जानकारी है उस आदमी वो उस सीन के बारे में क्या सोचेगा, उसका तालमेल बिठाते हुए हमें उस चीज़ का म्यूज़िक देना पड़ता है, उसका फॉले तैयार करना पड़ता है। तो म्यूज़िक प्रोडक्शंस ऐसा है कि उसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है। वो बाउंडेशन कहाँ पर आती है, जब कोई सिनेरियो हो, और अगर वो नहीं है तो अभी अगर हम बैठे हुए हैं तो आप गज़ल भी सुन सकते हैं, आप गीत भी सुन सकते हैं, आप पॉप भी सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ बाउंडेशन नहीं है। वो आपको सुनने में अच्छा लगा, लेकिन अगर एक सीन चल रहा तो उसके अकॉर्डिंग ही म्यूज़िक बनेगा। बस यही है बाउंडेशन। और अगर सर ने जैसा बताया कि सिनेरियो चेंज होता है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि एक टाइम था मेलोडियस सिनेरियो था हमारा, जो हम पुराने सॉन्ग्स ओल्ड सॉन्ग सुनते थे, एंड एक नया टाइम आया जब हम बादशाह और हनी सिंह को भी इंजॉय करते हैं। सो आपके हिसाब से ज़्यादा बेटर क्या था, वो जो पुराना टाइम था या जो ये जो नया टाइम आया है पार्टी सॉन्ग्स वाला जो ट्रेंड आया है, विच इज़ मच बेटर? आपके हिसाब से ज़्यादा अच्छा क्या था? देखिए, अच्छे तो दोनों ही हैं, क्योंकि संगीत वही है जो आपको सुकून दे जाए। अब जो आपका मूड है उसमें जो आपको सुकून दे रहा है ना, आपके लिए तो वही संगीत होगा। तो अच्छे तो दोनों ही थे, लेकिन अगर पर्सनल मेरी ओपिनियन पूछी जाए तो वो जो रियाज़ का ज़माना था, वो जो सीख कर के लोग आते थे और जो टेक्नोलॉजी का सहारा लिए हुए बगैर जो रिकॉर्डिंग्स होती थी, साजिंदे 400-500 साजिंदे एक साथ बैठ कर के मेहनत करते थे, रिकॉर्डिंग्स होती थी, जो वो जो चीज़ें बनी है वो अमर हैं। आजकल का म्यूज़िक आता है और जाता है, लेकिन पुरानी जो चीज़ें हैं वो शाश्वत है और वो सत्य हैं, और जो सत्य है वो सुंदर है। बिल्कुल। मैम, आपके हिसाब से कौन सा एरा ज़्यादा बेटर था? मेरे हिसाब से मैं भी यही कहना चाहूँगी, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पहले का म्यूज़िक जो था वो वही है कि वहाँ पर एक सुकून था। इवन अभी भी आप जितने भी सॉन्ग सुन रहे हैं ना, वो सब रीमिक्स होकर वापस यही वाले वही पुराने सॉन्ग्स को घुमा फिरा कर और अभी इस वाले एरा में लेकर आ रहे हैं, और लोग फिर वापस उन्हीं को ही पसंद कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो म्यूज़िक है अपना पुराना वाला ही चल रहा है अभी भी। बिल्कुल सही बात है, हम सॉन्ग सुनते सारे रिमिक्स होते हैं। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले एक टाइम था जब लाइव परफॉर्मेंस होती थी, सब लोग जैसा कि आपने बताया सभी साथ में बैठ के कंपोज करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा रीटेक्स होते थे। बिकॉज अगर आप 4 मिनट्स का भी सॉन्ग है और 2 मिनट्स में भी कुछ डिले हुआ तो पूरा सॉन्ग रिपीट पे वापस से स्टार्ट करना पड़ता था। रीटेक्स होने के बाद कितने दिन बाद वो पूरा एक प्रॉपर शूट होके कंप्लीट हो पाता था। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम सारे कंपोजिशन कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। तो वो एक टाइम था जब हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। क्या टेक्नोलॉजी वो प्योर वॉइस दे पाती है जो एक इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली देता था? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इंस्ट्रूमेंट मतलब जो टेक्नोलॉजी जो चल रही है वो आपको अरेंजिंग तक ठीक है, बट लाइव इज़ लाइव। जो एक मिठास फ्लूट की लाइव फ्लूट में आती है वो सिंथेसाइजर के अंदर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो फील वहाँ से निकलेगा वही फील जो है आपको सुकून देगा। यहाँ का अंदर वो सुकून नहीं आएगा। तो लाइव इज़ लाइव, लाइव के बगैर तो अधूरा है। अच्छा, मैं एक और चीज़ इसमें एडअप करना चाहूँगी कि जैसे पुरानी, जैसा आपने बोला कि लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी, महीने भर प्रैक्टिसेस चलती थी, ये था वो था, तो उस चीज़ में एक अलग चीज़ थी। अभी क्या है कि अपन सिंगर को रीटेक लेकर मतलब काफ़ी टाइम इसमें भी लगता है, टाइम उसमें भी लगता था, लेकिन वो जो चीज़ें आती थी वो एकदम प्योर आती थी, क्योंकि जो सिंगर था वो अपनी पूरी आत्मा डालता था उसके अंदर, एंड जो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जितने भी थे वो भी सब अपने उस लगन से काम किया करते थे। आजकल ऐसा है, सर यार अभी नहीं यार सर 2 मिनट का ब्रेक, तो वो बहुत डिफरेंस है। और मैंने भी कई लोगों को देखा है जो गिटार प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब मेरा डायरेक्टली कांटेक्ट होता था वो कई लोगों का मुझे सुनने में आया कि जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इतनी चीज़ें वर्क कर रहे हैं तो मेरी जो मेहनत थी वो तो पूरी ख़त्म हो गई। उसके लिए आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट अब उनका कहना ये है कि टेक्नोलॉजी के आने से जो हमने जितनी मेहनत की थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मशीनें होती हैं, कंप्यूटर है, चलाना उसे हमें ही। अगर हम नहीं सीखेंगे, हम रियाज नहीं करेंगे, तो हम उसे बताएंगे क्या कि हमें क्या सुनना है, हमें क्या बजाना है। तो ये गलत है कि मशीनें चीज़ काम कर रही हैं, ऐसा नहीं होता है। मशीन को भी आपको बताना पड़ता है। मशीनें हमारी सहूलियत के लिए हैं, उसे क्लियर फिल्टर करके मशीन से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी आवाज़ क्लियर होकर के आप तक पहुँचे, ज़्यादा अच्छा आपको सुनाई दे, पर वो सुर में सुनाई दे। तो सुर में सुनाई देने के लिए ज़रूरी है आपका सीखना, आपका रियाज करना। तो यह इम्पॉर्टेंट है। मशीनों के ऊपर ध्यान लगाना या मशीनों सीख लेने से आपको म्यूज़िक नहीं आएगा। म्यूज़िक आपको म्यूज़िक सीखने से आएगा।
और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था जो कि पर्सनली मेरे मन में था कि एक सिंगर का और एक कंपोजिशर का ये क्या वर्क होता है, क्या बॉन्डिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में? बिकॉज मैम को मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छे सिंगर है, आप कंपोज़र हैं। एक क्या बॉन्डिंग होनी चाहिए कि सॉन्ग जो है पब्लिक को बहुत अच्छा लगता है, व्यूअर्स उससे इंटरकनेक्ट करते हैं? मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जो कंपोज़र्स जो रहते हैं वो सिंगर के हिसाब से गाने बनाते हैं। एंड अगर हमें लता जी से इनकेस कोई गाना गवाना है तो हम उनकी रेंज का, उनके हिसाब का हम लोग गाना बनाएंगे। और हमें कोई नया सिंगर है उसके लिए बनाना रहेगा तो हमें पहले पता होना चाहिए उसकी रेंज कितनी है, तो उसके हिसाब से हम लोग गाने कंपोज करते हैं। बिल्कुल। एंड सर आप इसी क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि क्या बॉन्डिंग होनी चाहिए? देखिए, बॉन्डिंग तो सिर्फ एक ही होती है कि फीलिंग्स जो है, एक अच्छा कंपोज़र जो होता है वो एक फील के साथ में जब कंपोज करता है तो वो फीलिंग वो एक सिंगर को सिखा पाए, बता पाए कि आपको ये फील देना है। रही बात स्केल्स और जोन की, तो वो मैडम ने बताई दी हैं कि कैसे क्या सिंगर्स के सिलेक्शंस होते हैं, कंपोजिशन जब होती है। कई बार हमें बच्चों के लिए कंपोज करना पड़ता है, कई बार बड़ों के लिए कंपोज करना पड़ता है, दोनों के अलग अलग है। बस तरीका एक अच्छे कंपोज़र का ये होता है कि वो उस चीज़ को आगे तक कन्वे कर पाए कि ये चीज़ आवाम में पसंद आएगी, ये चीज़ पब्लिक को पसंद आएगी, और आपको इसके अंदर इतनी आत्मा डाल करके, इतनी रूह डाल करके इस गाने को गाना है, फील के साथ में गाना है। बस ये बॉन्डिंग होना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही है। और मैं पूछना चाहूँगा, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग पार्टी ट्रैक्स होते हैं, आजकल रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, सैड सॉन्ग्स होते हैं। जब आप कंपोज करने बैठते हैं तो आपके मन में क्या रहता है? आपको एक फ्री माइंड रखना पड़ता है, और आपके मन में एक्चुअली क्या डेवलप होता है कि अगर मुझे कुछ सैड सॉन्ग क्रिएट करना है या रोमांटिक सॉन्ग क्रिएट करना है तो आपके माइंड में क्या चलता है? मुझे किस तरह से क्रिएट करना है, क्या उसमें लय होनी चाहिए, सुर ताल किस हिसाब से मैच करे? देखिए, पहले चीज़ कि आपने तो ये शायद जहाँ तक मैं समझा हूँ आप ये जानना चाह रहे हैं कि जब एक कंपोज़र रहता है उसकी मनोस्थिति क्या होना चाहिए कि जब वो सॉन्ग एक कंपोज करने बैठता है। देखिए, आप देख रहे हैं सॉन्ग्स आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करके गाने बनाए जाते हैं, टाइम दे करके गाने बनाए जाते हैं, वो रह जाते हैं। और यही चीज़ होती है क्योंकि आजकल की तारीख में ऐसा हो गया है कि प्रोड्यूसर्स या इनका ऐसा दबाव पड़ा रहता है कि साहब सुबह गाना दिया, हमको शाम को गाना दे दो, हमको सबमिट करना है ना। तो ये चीज़ जो होते हैं ना, ये लोग एक चीज़ समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि हर सॉन्ग की, हर एक कंपोजिशंस की अपनी एक आत्मा होती है, और वो आत्मा जो बनती है आपकी फीलिंग से बनती है। आप जब उस मूड में होंगे, उस मूड को, उस माहौल को समझ पाएंगे तो ही आप उस चीज़ को क्रिएट कर पाएंगे। ये एक नेचुरल होता है। अगर आपका अंदर से आप उदास हैं और आपसे कहा जाए कि मुझे एक बहुत रोमांटिक सॉन्ग चाहिए, तो ये तो बहुत ही कोई गॉड गिफ्टेड पर्सन होगा जो कि इस चीज़ को कर पाएगा। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं होती हैं। आपको उस जो भी एक डिमांड है किसी भी गाने की, उसके हिसाब से आपको उसमें गुजरना पड़ता है। पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि पहले महसूस करो और फिर व्यक्त करो। अगर मुझे थप्पड़ लगाने का एहसास नहीं है तो मैं उसके दर्द को क्या समझ करके उसकी आवाज़ लगा पाऊँगा? बिल्कुल सही बात है। एज ए फॉल अगर हम चलें, चिड़ियाँ उड़ रही हैं, उनकी आवाज़ हमको कैसी लगानी है? अब चिड़ियों की आवाज़ में है और हम कौवे की आवाज़ लगा दें तो ये सीधा सा जवाब है। तो यही म्यूज़िक है कि साहब अगर आदमी रो रहा है और हम उसके पीछे एक रोमांटिक सॉन्ग बना दें तो नहीं ना। तो उस फील में जा कर के वैसा पूरा एक म्यूज़िक क्रिएट करना पड़ता है और उसमें टाइम लगता है। ये उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ जो ये सोचते हैं कि हम देंगे तो एक दिन के अंदर गाना बन के आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जितने भी आज म्यूजिशियंस हैं सब हैं, वो टाइम लेकर के काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं। एक सर मैम आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो नए नए इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, उनको आप पर्सनली क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं पर्सनली यही एडवाइस देना चाहूँगी कि पहले तो आप सीखिए और देन समझिए। और म्यूज़िक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है सुनना। जब तक आप अच्छा म्यूज़िक नहीं सुनेंगे, जब तक आप अच्छे म्यूज़िक को अपने अंदर नहीं डालेंगे, जब तक आपके अंदर से वो चीज़ बाहर नहीं आ पाएगी। और मेरा कहना सीधा से ये है कि देखिए, चलते सभी हैं, रास्ता आपका सही होना चाहिए, दिशा आपके सही होना चाहिए। रियाज़ कीजिए, एक सही रास्ता पकड़िए और एक बार में चूज़ कीजिए कि आपको करना क्या है। आप ये भी कर लें, वो भी कर लें, हम ये क्लासिकल भी सीख लें, हम आज गिटार भी सीख लें, हम कल वायलिन भी चले जाएं, ऐसा नहीं है। एक चीज़ डिसाइड कीजिए कि हमें इसमें चलना है और इसी में हमें चलना है। हमारी पढ़ाई के लिए भी हम ज़िंदगी के कितने साल देते हैं। बचपन से पढ़ना, चौथी क्लास से 4 साल की उम्र से पढ़ना शुरू करते हैं, 25-26 तक जाकर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होती है, आपको उसको समय देना पड़ेगा और उसको सीखना पड़ेगा, रियाज़ करना पड़ेगा,
तब जा कर के आप आगे बढ़ सकते हैं। बगैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है, कोई से भी फील्ड हो। थैंक यू सो मच सरन मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। सो आज मैंने म्यूज़िक के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी, आपने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। तो बताइए आपको ये सेगमेंट कैसा लगा, मुझे फीडबैक दीजिए feedbackyua@gmail.com पे। अब मेरा यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। दिस इज़ योर विजय निखिल साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन महेश सिंगर जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का।